हम लोगों ने ये सबसेक्शन भी देख लिया, ठीक है। सबसेक्शन इज नॉट अ बिग डील। आपको बस ध्यान रखना है सबसेक्शन के समय जब कभी आपको पूछा जाए तो एडिशन ही करना होता है उल्टा करके, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर ए में से बी वेक्टर माइनस करना है तो ए माइनस बी करने की जगह ए में माइनस बी में ऐड कर दूंगा। ये मेरा बेसिक फंडा है यहाँ पर, ठीक है। यही वेक्टर और अगर आप फॉर्मूलाज यूज करना चाहे तो फॉर्मूलाज ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह ही, बस कोस थीटा की जगह माइनस कोस थीटा है। दोनों ही फॉर्मूला में बस इतना ही चेंज हुआ है, कोस थीटा की जगह माइनस कोस थीटा, बिकॉज थीटा हैज चेंज फ्रॉम थीटा टू 180 माइनस थीटा। तो थीटा अगर थीटा से 180 माइनस थीटा हो गया है तो केवल कोस थीटा पलटेगा, साइन थीटा तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है वापस। ओके, तो दैट्स, आई होप दैट इज क्लियर। ये वेक्टर सबसेक्शन में हमने देखा। और ध्यान दीजिए अभी जो हम वेक्टर का एडिशन सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सारा ऑन द बेसिस ऑफ उसके ग्राफ, फोटो के बेसिस पे। कभी अगर ऐसे फोटोज बना दिए गए, मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है, वो वाला पार्ट अभी बाद में आएगा। अभी हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ कदम और आपको बताता हूँ सबसेक्शन के बाद सारे लॉज हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन के लिए आपको बताता हूँ कि देखो, ट्राइंगल लॉ से 2 वेक्टर ऐड होते हैं, पॉलीगन लॉ से, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ से भी 2 वेक्टर ऐड होते हैं, पर पॉलीगन लॉ से n वेक्टर ऐड होते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं, 2 भी किए जा सकते हैं, 1 2। ये ओपन पॉलीगन है, हेड के ऊपर टेल रखा है, उल्टी डायरेक्शन में मिला हुआ, यही रिजल्टेंट होगा। तो ये तो सर ट्राइंगल लॉ ही हो गया। हाँ, तभी तो ये बोला जा रहा है कि सारे लॉज एक दूसरे से जस्टिफाइड होता है, इसी को मैथ्स की ब्यूटी कहते हैं। मैथ्स की ब्यूटी यही है कि सारे लॉज एक दूसरे से जस्टिफाइड होंगे ही। ओके, तो दिस इज अ थिंग। तो यहां पर हम लोगों ने ये कवर किया। अब मुद्दा ये आता है कि सर कौन सा लॉ कब लगाना चाहिए, कौन सा लो कब लगाना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी मैथमेटिकल इक्वेशंस कुछ आए तो ट्राइंगल लो लगाओ, पैरेललोग्राम लो भाई भाई हैं ये दोनों, तो ट्राइंगल लो ही लगाते हैं। और अगर n वेक्टर हैं, एक से ज्यादा वेक्टर हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर हैं, तो उसके लिए पैरेललोग्राम लो लगाने से उसका थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। इसमें एक और चीज आती है, एक स्पेशल कंडीशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इफ ए और बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। लेट से ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड में ए ही लिख देता हूं, तो उस केस में एक तो पैरेललोग्राम लॉ से हमने सीख लिया कि अगर ए और बी बराबर होंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो है उनके बीचों बीच होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ए और बी ऐसा है मान लीजिए, तो जो मेरा ये ए है ये बी है, दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा एकदम बीचों बीच आएगा। जानबूझ के बी की जगह भी मैं ए लिख देता हूं और ए की जगह भी मैं ए लिख देता हूं, तो आपको समझ, ए में ए जोड़ूंगा जो आंसर आएगा वो θ/2 पे आएगा। ये तो आपको समझ में आ भी गया होगा पहले से भी। डायरेक्शन बहुत इजी है, जो क्वेश्चन है उसके बीचों बीच हमारा आंसर है। आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है। अब आती है मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब मैं मैथमेटिकल रिजल्ट्स की बात करूं, देखो रिजल्ट्स जो है केवल एक ही जगह पड़े थे ट्राइंगल लॉ में, और वही रिजल्ट सब जगह वैलिड है। तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, समझे? मैंने b की जगह भी a लिख दिया और a की जगह भी a लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। ठीक है, इसमें से मैं अगर a बाहर ले लूं तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब जगह ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर मैं बाहर लूंगा तो ए स्क्वायर का रूट हमें बाहर मिलेगा क्योंकि पूरे पे रूट है। तो यहां पर बनेगा 1 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। कोई दिक्कत? फिर से मैं इसमें देखता हूं, ये 2 प्लस 2 cos थीटा है। ये क्या है? 1 प्लस 1 को अब मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, अब आपको दिख गया होगा 2 प्लस 2 cos थीटा। मैं इसमें से 2 भी बाहर ले लेता हूं, तो 2 बाहर लोगे तो बाहर √2 बचेगा, यहां बनेगा 1 प्लस cos थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इक्वेशंस आपको याद होगा तो आपने ये चीज पहले कहीं देखी हुई। मैं आपको पूरी चीज याद दिला देता हूं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ये जो है ये हाफ एंगल में कन्वर्ट होने वाला है, तो मैं आपको डबल एंगल फॉर्मूला से सिखाता हूं cos थीटा का। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक था cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिन्होंने कभी नहीं देखा वो देख लेगी, यही हमारे 3 फॉर्मूले हैं, डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको।
कोस थीटा के 3 डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं, आपस में ये एक दूसरे से डेराइव हो जाते हैं, बट फिर भी हम लोग इसको, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं उस इस चीज को याद रखने का प्रयास करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में एक दूसरे से डेराइव हो जाते हैं, किसी भी एक से बाकी दो डेराइव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर मेरा 1 + कोस थीटा जैसा है, तो मैं डबल एंगल की बजाय हाफ एंगल कर देता हूं। तो जहां यहाँ 2 थीटा लिखा है वहां मैं 1 थीटा ले लेता हूं, और कौन सा वाला, 1 + कोस थीटा वाला, मतलब ये वाला मैं फिर से लिख रहा हूं। पर ध्यान रखना, मैं कोस 2 थीटा की जगह लिखूंगा 1 थीटा, और कोस 1 थीटा की जगह लिखूंगा हाफ थीटा। मतलब मैंने 2 थीटा को θ/2 लिखा है। थीटा को मैं अगर θ/2 लिखूं तो 2 थीटा को कितना लिखूंगा, 2 θ/2। और 2 θ/2 कितना होता है बच्चों, 1। तो मैंने डायरेक्ट 2 θ/2 को 1 थीटा लिख दिया है। और ये मैं इसलिए ऐसा कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं। इसको बोलते हैं डबल एंगल। और ये जो आपके सामने हाफ एंगल, और उनमें भी हाफ एंगल के भी ऑब्वियसली दो यहाँ पर बन पाते, पर मैं हाफ एंगल का ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कवर कर रहा हूँ। हाफ एंगल बोलते हैं, हाफ थीटा। सर हाँ जी बच्चे। सर स्क्रीन चली गई सर। स्क्रीन तो नहीं गई है, 1 मिनट रुको। आ रही है सर स्क्रीन। सर आ रही है, स्क्रीन तो है। हाँ हाँ है ना, होनी चाहिए, मैंने वापस कर दिया ट्राई। अभी दिख रही है तुमको? नहीं सर। अभी? हाँ सर अब दिख रही है। हाँ चलिए ठीक है। तो यह क्या किया मैंने, हाफ एंगल फॉर्मूला निकाल के रखा। और इसमें से देखिए, इस 1 को मैं अगर इधर भेज दूं, तो मैंने पहले भी बोला था कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला चीजें डेराइव करने में हमारे काम आता है, और वही ये काम हमारा यहाँ पर हो जा रहा है, cos स्क्वायर θ/2। इसका मैंने लिखा 1 + cos 2, हाँ बिल्कुल सही लिखा सब। अब अगर आप इस चीज को वहां देखेंगे, ये चीज देखेंगे, तो यहां आपको दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही, बोलो दिख रही है सर? सर दिख रही है जी सर। स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही है सर। यस दिख रही है। ठीक है। देखो इसको अच्छा ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, देखना ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ बच्चों कि एक और √2 आ गया, a√2 इंटू √2, और कोस स्क्वायर थीटा का आधा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आता है, कोस θ/2। तो देखिए कितना सुंदर फॉर्मूला यहाँ पर बना है, 2a cos θ/2। तो जब a और a दोनों बराबर होते हैं, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए बराबर है, तो आपका आंसर होता है 2a cos θ/2, आपका आंसर आता है। ये पर्टिकुलर एक तरह से रिजल्ट आप मान सकते हो, इसको एक रिजल्ट मान सकते हो, ये एक स्पेशल रिजल्ट है। ये हर जगह नहीं लगता, ये केवल तभी लगता है जब ए और बी दोनों बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर एक हेडिंग से डाल देंगे रिजल्ट। क्या फायदा है, जब ए और बी बराबर होगा तो इतनी मैथ्स आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, डायरेक्ट 2a cos θ/2 लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका ए और बी दोनों बराबर हैं और आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो आपका जो आंसर है 2a cos θ/2 आ जाएगा। ओके ओके सर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है समेशन के समय। एक बार तो आप इसे करिए, कॉपी कीजिए इसे, और दिमाग में वेरीफाई कीजिएगा आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैग्नीट्यूड बड़ा आसान है, 2a cos θ/2, और डायरेक्शन भी बहुत आसान है बीचों बीच। वेरीफाई कर लेंगे, जो भी आपको एंगल्स याद है उन पे हम वेरीफाई करके बता दूंगा मैं आपको। ये अच्छे सवालों में से एक आता है, क्योंकि इतना सारा ना करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं।
इस चीज को सिंपल और समझाने के लिए बता देता हूं, रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ए और बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड हमारा ये है। आप अगर अच्छे मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के थोड़ा सेफ खेला जाए तो ये वो जगह है, थोड़ा सा ज्यादा याद कर लोगे सेफ हो जाओगे। और अगर आपको लगता है ठीक है यार सेफ है अलग जगह, अपन तो कूल रहेंगे नहीं याद करेंगे, मत करो, खुद से पूरा सोल्व करना जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। आंसर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से डिराइव हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्मूला से तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही। बट दिस विल बी फास्ट। एक बार आप मुझे यहां तक लाके वेरीफाई कर दो कि सर हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं आपको बताऊं। ऐसे यहां जगह छोड़ना, यहां पर मुझे आपके लिए जगह चाहिए, मैं आप वापस ऊपर आके यहाँ पर कुछ लिखूंगा, इतनी 2 लाइनें भी मिल जाएगी तो बहुत है, जितना मैंने छोड़ा है वैसा ही होना चाहिए आपका नोट्स। जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए और बताइए कि सर हो गया। डन सर। वेरी वेल वेरी वेल, शाबाश। डन, डन कंसिडर कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स अपन देखते हैं जो हमें ऑलरेडी याद थे, ताकि हम वेरीफाई करें। जैसे आपको याद था कि अगर 0 डिग्री पे होता है, ए और बी दोनों 0 डिग्री पे हैं, तो ए और बी इस तरह से है, दोनों 0 डिग्री पे हैं, दोनों के बीच में 0 एंगल है, तो अपने को पता है ये दोनों सिंपली ऐड हो जाते थे, मैक्सिमम वैल्यू आती थी, याद है कि नहीं? यस सर। तो इस चीज को मैं फॉर्मूला से चेक करता हूं। यहां फॉर्मूला ये लिखना नहीं आपको, 2a cos 0/2, हाँ कि ना, 0 डिग्री पे 0 होता था, तो cos 0 कितना होता है बच्चों? सॉरी चलो बताओ, 0/2 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया 2a। आना भी चाहिए था 2a, ए और बी सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो चुपचाप वो जुड़ जाएंगे। ये बात हमने पढ़ा था मैक्सिमा में, यस और नॉट? हमें पहले से पता था आंसर जो है 2a आने वाला है, और 2a ही आ गया, और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया सर, मतलब 0 पे तो कम से कम वेरीफाई हो ही गया, 0 डिग्री पे ये वेरीफाई हो चुका। चलिए ऐसा करिए, 180 डिग्री पे वेरीफाई करते हैं। चलिए अब पहले से मुझे बताइए आंसर क्या आना चाहिए, ए आगे ए पीछे 180 डिग्री, आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? मिनिमम, हाँ कि ना? हाँ। तो चुपचाप ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, a माइनस ए, आंसर आएगा 0। चलो फॉर्मूला से चेक करते हैं, 2a cos 180/2, 180/2 कितना डिग्री होता है भाई? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। तो 2a इंटू 0 0, फिर से 0 आ गया, बिल्कुल सही। चलिए एक और एंगल हमें पता है, 90 डिग्री वाला पता है, राइट? तो ये a और ये b, ए और ए दोनों का नाम ए लिख रहा हूं, हालांकि उनका रियल नेम ए और बी 90 डिग्री पे है। आपको पता है इसका आंसर हाइपोटेनस आएगा a√2, याद है कि नहीं? यस। याद दिलाऊं, आंसर आता था a² + b², जब 90 डिग्री का एंगल होता था। तो आपको सबको पता ही है ये बात, कल की क्लास की शुरुआत, परसों की क्लास की एंड में यही बात हमने करी थी, है ना? ये देखो 9th की बात करें तो ऐसे 90 डिग्री पे अपन ने चेक किया तो a² + b² आया था, ठीक है। और अगर अपन 11th की बात करें दूसरे बच्चों की, तो हमने जैसे ये रेंज मैक्सिमा मिनिमा निकाला था तो साइड में 90 डिग्री भी किया था, तो ठीक है। तो वो 90 डिग्री वाला मैंने अलग से बता दिया 11th वाले बच्चों को नीचे कि हाँ भाई थोड़ा फोकस में रहे काम की चीजें, है ना? 90 डिग्री समझ में आ गया सबको? ये दिख रहा है 90 डिग्री पे आंसर a² + b² होता है। तो लीजिए हमारा आंसर हमको पहले ही पता है, a और b, a² और b², आंसर आएगा a² + a²। तो a² + a² कितना होता है? 2a² का रूट लूंगा तो आंसर आएगा √2a। सबको पता चल रहा है? यस। आंसर आना चाहिए a√2। चलिए इससे चेक करते हैं, 2a cos 90/2। चलिए बताए 90/2 कितना होता है?
45. cos 45 कितना 55. होता है? 1/√2. 1/√2. 2 से 2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो √2a बचेगा। आंसर जितना आना चाहिए था उतना ही आया कि नहीं आया? Yes. आया, हाँ बिल्कुल आना ही है। एक स्पेशल एंगल और है, ये दो स्पेशल, तीन स्पेशल तो आप पढ़ते आए हो, बट जब एंगल सेम लेंथ के हो ना, जब दोनों वेक्टर सेम लेंथ के हो और एंगल आ जाए 120 डिग्री, कितना डिग्री बच्चों? 120. 120 डिग्री, तो ये बहुत अच्छा आंसर आता है यहाँ पर। चलिए इसको बताइए, बिना पेन कॉपी के बताइए मुझे, बिना पेन यूज करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। इस फॉर्मूला से चेक करना है आपको। आपको ऑलरेडी थोड़ी याद है कि इसका आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला में डेटा रखिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। A. ए आना भी चाहिए था। 120/2 इज 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, हाफ इंटू 2 इज 1, तो आंसर आएगा ए। तो a प्लस a एट 120 डिग्री गिव्स a। और ये तो होना ही था, क्योंकि पहले दिन जब हमने एंगल आपसे पूछा था, एंगल बिटवीन वेक्टर जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने आपको बताया था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और फिर मैंने बोला था ये आंसर 60 नहीं आएगा, 120 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए a प्लस ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, समझ गए? हमें पहले ही हमारे दिमाग में तो था, बट आपको पता नहीं था कि दिमाग में कहां रखा है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ते समय तीसरा एग्जांपल यही लिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यस और नॉट? Yes. उसमें एंगल Yes, sir. बिटवीन यहाँ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल पूछा था, तो 120 डिग्री आया था। Yes. अब मैं इस ट्राइंगल में एडिशन का लॉ लगाता हूं सर। एक ट्राइंगल के सिर्फ एक वेक्टर के सिर पे दूसरा वेक्टर रखा है, तो तीसरा वाला ये वाला जो है हमारा आंसर होगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब 120 डिग्री होता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो रिजल्टेंट ए ही आना चाहिए, यस और नॉट? Yes. सर लीजिए आ गया। तो दोनों तरीके दिमाग से भी वेरीफाई हो रहा है वो। ये सारे चारों केसेस जो है आपने पहले करे हुए हैं, बट आज मैं ये चारों केसेस आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ओके, चलिए अब लिखिए चारों को। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। ओके, फॉर्मूला देखना है आपको, एक सेकेंड। ओके, फॉर्मूले तक नहीं लिखा था आपने? मैंने तो वेरीफाई किया था, आप लोगों ने लिख लिया सर था। लिख लिया, थोड़ा राइट साइड का लिखना है सर। ओके, राइट का रह गया। डन। ये चारों केसेस जो हैं, आपको लग रहा होगा क्या बेकार बात कर रहे हो, बट आपको समझ में आना चाहिए। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका सिंपल एडिशन हो जाता है। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन तो करते हैं पर हो जाता है सब्सट्रैक्शन। ए और माइनस, एक्चुअली आपको दिख रहा है ये ए आगे है वो पीछे हैं, तो दोनों ए अपोजिट डायरेक्शन में, तो चुपचाप एडिशन भी करना चाहते हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है बच्चों। आपको ऐसा फेमिलियर सा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर ये तो ठीक है सर, सही बता रहे हो आप। यस। ठीक, अगर ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, मेरे को आपको थोड़ा सा और बताना।
सर हो गया। सर दो एक तीन, मिनट। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अपना व्यू जरूर बताएं। हेमंत ने कुछ आंसर दिए हैं, उम्मीद है सही दिए होंगे। cos थीटा की वैल्यूज बताई थी, चलो ठीक है। डन। यस। यस सर। कोई रह तो नहीं गया? चलिए वापस चलते हैं ऊपर, ऊपर इन द एयर। और अब मैं आपको बताता हूं रिजल्ट ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन का क्या रिजल्ट बनेगा? तो यहां से ड्रॉ पे जाते हैं और कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चले व्हाट डिफरेंस इट इज कैरिंग। सो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में बस यहां एक माइनस आएगा, तो यहां पे भी एक माइनस आएगा, तो यहां पे भी एक माइनस आएगा। तो यहां देखो ये अजीब सा बन गया, 1 - cos थीटा, हमारा तो 1 + cos थीटा था। तो फिर ये वाला हाफ एंगल यूज ही मत करो, तो फिर ये वाला, ये देखो ये वाला हाफ एंगल यूज कर लेंगे इस बार। तो यहां पर मैं जो एडिटिंग कर रहा हूं वो देखिए आप क्या कर रहा हूं। पिछली बार इसको कन्वर्ट किया था, इस बार इसको कन्वर्ट करता हूं। तो cos थीटा इज टू 1, ये देखिए तीसरे वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 - 2 sin² θ/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, देखिए इसमें क्या बनता है, 1 - cos θ। यहां पर ये देखिए, ये फायदा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे इस तीसरे वाले हाफ एंगल फॉर्मूला से मिल रहा है। जरूरी नहीं कि आप ये प्रोसेस पूरा याद रखो, बट आपको मुझे समझाना है कि मैं क्यों पिक कर रहा हूं तीसरा वाला इंस्टेड ऑफ दूसरा वाला। बिकॉज दूसरे वाले में मेरा आंसर आता था 1 + cos θ इज टू 2 cos²/2 और अब मेरा आया 1 - cos θ इज टू 2 sin²θ/2। डिड यू गेट दैट? यस। ये डिफरेंस है। अब मुझे जो चाहिए वो पहले ये था, अब ये है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स का सम करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर आप उसे सॉल्व करते हो, समेशन में आपका आंसर आएगा 2 cos θ/2 और सबट्रैक्शन में आपका आंसर आएगा 2 sin θ/2। क्या बोल रहे पब्लिक? ये किसका मैग्नीट्यूड है? ध्यान दीजिए, सवाल चेंज हो चुका है। ये है माइनस सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है। सेम, पूरा प्रोसेस सेम है कि नहीं? यस। अब और ए, और देखो ए और माइनस ए में, मान लीजिए ये वाला मेरा बी था, तो मैं इसे पलटूंगा तो माइनस बी मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है ए माइनस बी वाला वो आएगा यहां पर। ये वाला ए प्लस बी वाला था, समझे क्या? बीचों बीच ये वाला भी क्या आएगा, बीचों बीच आएगा। किसके बीचों बीच? ये वाला थीटा था एंगल, तो ये 180 माइनस थीटा होएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस θ/2। क्या आपको ये एंगल समझ में आए? वापस बोलता हूं, यस। ए और ए के बीच में एंगल था थीटा, तो ये ए और माइनस ए और ए के बीच का एंगल आया, माइनस ए कर दिया, पलट दिया 180 माइनस थीटा। तो जो हमारा ऊपर वाले का रिजल्टेंट था वो θ/2 पे था, नीचे वाला जो ए और माइनस ए है उनका रिजल्टेंट जो है ये जो 180 माइनस थीटा उसके आधे पे, तो 180 माइनस थीटा का आधा कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ/2। अब नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है ये दोनों, वो दोनों के बीच का एंगल 90 आता है। क्या आपको दिख रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 है? ऐड करो इन दोनों के बीच का एंगल, 90 माइनस θ/2 प्लस θ/2 इज 90। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उन्हें जोड़ो और फिर उन्हें घटाओ, तो जो a प्लस बी बनता है और जो a माइनस बी बनता है वो 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे।
ओके Okay. किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पहले डाउट पूछें फिर कॉपी करें। मैं बता देता हूं, अभी मैं a माइनस बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उसे रिजल्टेंट को r डैश बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि पिछले वाले के r रिजल्टेंट को r बोले थे। तो 2a साइन थीटा बाई 2 a माइनस बी का रिजल्ट आ गया, और 2a कोस थीटा बाई 2 a प्लस बी का रिजल्ट आ गया। उम्मीद है इसमें आपको कोई शक नहीं होगा। क्या बोल रहे पब्लिक, कुछ दिक्कत है क्या? No. हाँ जी, शाबाश। और फ्यूचर में भी सेम फॉर्मूला में काम में लूंगा एक दो बार, और इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। फिजिक्स में डायरेक्ट यूज में आता है ये सेम मैग्नीट्यूड को जोड़ना। कॉपी करिए इसको। हाँ जी, हो गया सर। वेरी वेल। आपको सिमेट्री डन सर। महसूस हुई? आपको यूं लगा कि हाँ भाई सेम की सेम ही बात है, बट जो फॉर्मूला यूज आएगा वही यूज करेंगे, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये यहां तक सारी चीजें जो है वो हमारे सिलेबस की सारी चीजें हमने कवर करी। अब जो नेक्स्ट चीज है वो मैं यहां कवर करने वाला हूं, वो है बेस्ट मेथड टू एड। अभी तक जो हमने मेथड्स देखे उन सब मेथड्स का एक ही तरह से सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। वो है नेक्स्ट मेथड, मैं नए पेज पे उसे बताता हूं। एडिशन बाय कंपोनेंट्स कहते हैं इसे। तो पहले तो मैं आपको कंपोनेंट्स करना बताता हूं। सबसे पहली बात, कंपोनेंट्स क्या होता है? तो कंपोनेंट भैया, और कहा इसे कहना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नाम तो रियल नाम तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। देखो अभी तक हमने पढ़ा था एडिशन, कि दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं, इन दोनों का काम ये अकेला करता है, इसे बोलते हैं एडिशन। ये हमने देखा था। कंपोनेंट में इसका उल्टा होता है। कोई अगर मान लीजिए रेंडम एक वेक्टर दे रखा है, तो हम उसे दो तीन हिस्सों में इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं इस ओरिजिनल वेक्टर को S1 S2 S3 S4 चार हिस्सों में तोड़ सकता हूं।
और अगर वो चारों हिस्सों का वापस सम करके ओरिजिनल वेक्टर बन जाए तो मतलब ये तोड़ना अलाउड है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं वेक्टर को ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स के समेशन के रूप में लिख दूं तो उसे बोलते हैं इस वेक्टर के कंपोनेंट। तो इस वेक्टर के 4 कंपोनेंट हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है, कंपोनेंट मतलब हिस्से। ओरिजिनल वेक्टर को 4 हिस्सों में यहां पर हम तोड़ सकते हैं, तो इसे कंपोनेंट्स कहते हैं। ध्यान रखना कंपोनेंट, मैं यहां पर सिंपल चीज बता रहा हूं, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। 4 जरूरी नहीं, आप 2 हिस्सों से भी कर सकते हो कि 2 वेक्टर जुड़ के ओरिजिनल वाले को बना दे, तो ओरिजिनल वाले के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं। तो कंपोनेंट तो क्या है, कुछ भी हो सकता है, बस ओरिजिनल वेक्टर को वो बना दे। कंपोनेंट में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई इरेगुलरिटी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपका जो है ओरिजिनल वेक्टर के टेल से शुरू होना चाहिए पहला वेक्टर, फिर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। इवन आप ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा वेक्टर भी बना सकते हो सकता है आपका ओरिजिनल वेक्टर इतना ही हो बट आपका जो कंपोनेंट है वो इतना बड़ा आ जाए, समझे। तो ये दोनों आपके ओरिजिनल से भी बड़े हैं, मतलब कुछ भी किया जा सकता है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूं, केवल बोलूं कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का मतलब बस जोड़ तोड़ के बराबर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस वो चीज हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करना जो है हमारे सिलेबस में। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। कंपोनेंट तो बहुत कुछ होता है, कंपोनेंट मतलब कुछ भी रेंडमली, मतलब बस ओरिजिनल को तोड़ना है, भले ही वो तोड़ने का कोई रूल नहीं, कितने हिस्सों में तोड़ना है, 1000 हिस्सों में तोड़ दो। क्या ओरिजिनल से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, जो मर्जी है वैसा कर दो, कोई रूल ही नहीं है। बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एक रूल है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, 3 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, पर अभी आपको समझा रहा हूं 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल 90 डिग्री ऐसा होता है, राइट। वहां से हमारा ये बात शुरू हो रहा है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल वेक्टर के जो 2 हिस्से होने चाहिए वो आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए ऐसे। तो अगर वो जो दोनों हिस्से हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, लेट से इसका नाम है मेरा एस, एस वेक्टर नाम है, तो मैं एस के 2 कंपोनेंट कर दूंगा, S1 और S2। तो S1 और S2 मिलके वो ओरिजिनल वेक्टर को बना देंगे। तो S1 प्लस S2 बराबर, आपको S दिखाई दे रहा है क्या, ट्राइंगल लॉ से देखिए, S1 के सिर पे S2 का पैर है, S1 के पैर से, या सही बोल रहे हो सर, S1 प्लस S2 बराबर S है। किसी को इस बात में दिक्कत है? No. हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पहला रूल, जो आप नए कंपोनेंट बनाओगे ना, ये मेरा ओरिजिनल था, इसको मैंने तोड़ के ऐसे 2 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ओरिजिनल को जो 2 हिस्सों में तोड़ोगे, उन दोनों को जोड़ के वापस ओरिजिनल भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 रुपए के खुले करा के लाए और एक 10 रुपए का नोट लिया, एक 50 का नोट लिया और खुश हो गए, सर बहुत अच्छा खुले मिल गए। ये थोड़ी सही है, ये तो 60 ही रुपए है भाई। आई बात समझ में? 100 रुपए के खुले चेंज लेने गए हो तो 100 रुपए वापस मिलने चाहिए। वो स्केलर वाली बातें हैं। यहां पर भी वही, अगर एस के कंपोनेंट किए तो जो कंपोनेंट बने हैं वो वापस जुड़ के एस को, एस वेक्टर को बना देने चाहिए। समझे क्या? तो पहला रूल तो यही है, कंपोनेंट का भी रूल यही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का भी रूल यही है कि ओरिजिनल वेक्टर को बना देना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो दोनों कंपोनेंट होते हैं S1 एंड S2, यहां पर डायरेक्ट मैथ्स में लिख रहा हूं, S1 परपेंडिकुलर टू S2। क्या सब लोग इसको पढ़ सकते हैं? S1 परपेंडिकुलर टू S2। 2 कंडीशन है, ओरिजिनल वेक्टर को बनाना चाहिए S1 प्लस S2 से वापस, और S1 और S2 जो है 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो इस तरह के वेक्टर्स के कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? Rectangular component. हाँ, पर कभी कभी अपन क्या करते हैं, आलस के चक्कर में कंपोनेंट को ही, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ही कंपोनेंट बोल देते हैं। आलस में रेक्टेंगल कौन बोलेगा? हाँ, सब कर सकते हैं। 90 डिग्री आया है तो विश्व मोहन बोल रहे हैं पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो यस ऑब्वियसली 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगेगा, बिल्कुल सही बात है।
अभी आ जाएगा वो भी। चलो तुम्हारी खुशी के लिए अभी लिख देता हूं, s बराबर s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। व्हेन आई एम राइटिंग दिस आई मीन मैग्नीट्यूड, ओके, एंड दिस जिसके सर पे तीर है इसका मतलब वो वेक्टर है। इज दैट फाइन? एक और बात, अभी आपने डिस्कस किया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो s जो है वो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस जो है बाकियों से बड़ा होता है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो अपने बाप मतलब s से छोटे ही होते हैं हमेशा, s से बड़े नहीं हो सकते। ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। आई बात समझ में? Yes. 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, वापस ज्वाइन करना है सबको, ओके? बहुत काम की चीज है, बहुत 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 ज्यादा अच्छी चीज है। अभी तक जो पढ़ा सबका एक ही बार में काम हो जाएगा आज में, ठीक है? तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटे होंगे, तो ये भी हमने समझा कि s इज लार्जर देन s1 एंड इट शुड बी लार्जर देन s2। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं अपने पापा ओरिजिनल वेक्टर से छोटे होंगे। समझे क्या? Yes. ठीक है साहब। Yes. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब the components